हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है? ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है दीप्तमान वस्तु, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है या प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाल। तो खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और ये कम फैलता है। जब ये कम फैलता है तो ये दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का संकेत किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है 1 वोल्ट, बी ऑप्शन है 1 कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है 1 मीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 वाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग 1 वाट कहते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, ए ऑप्शन है यहाँ पे आकर्षण होता है, बी ऑप्शन है प्रतिकर्षण होता है, सी ऑप्शन है कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए चुंबक के सजातीय ध्रुवों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन? तो एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। तो यहाँ पे देखिए सजातीय ध्रुव किसे कहते हैं? अगर एक जैसा ध्रुव ले लिया जाए, यानी यहाँ पे एन एन ध्रुव ले लिया जाए या एस एस ध्रुव ले लिया जाए तो इसे ही हम लोग सजातीय ध्रुव बोलते हैं, यानी एक जैसा ध्रुव। तो हमेशा एक जैसे ध्रुवों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यानी सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे के करीब कभी नहीं आएंगे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण होगा और वो दोनों ध्रुव यानी दोनों सजातीय ध्रुव एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर हम यहाँ पे विजातीय ध्रुव ले लें, एक एन ध्रुव ले लें या एक एस ध्रुव ले लें या एक यहाँ पे एस ध्रुव ले लें या एन ध्रुव ले लें, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच हमेशा क्या होगा? आकर्षण होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हमेशा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है और सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे सजातीय ध्रुव पूछा है तो सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो किसको किस में परिवर्तित करता है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो किसको परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बदलता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। यहाँ पे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगर ऑप्शन में डायोप्टर न हो तो आप किसे टिक लगाइएगा? ए ऑप्शन है यहाँ पे सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर इनवर्स, सी ऑप्शन है मीटर इनवर्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे मीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको पता है कि डायोप्टर होता है, अगर डायोप्टर ऑप्शन में नहीं हो तो आप किसे टिक लगाइएगा? तो मीटर इनवर्स को लगाइएगा। अगर ये भी नहीं हो तो ये ऑप्शन में होगा 1/m।
तो अगर डायोप्टर ऑप्शन में नहीं हो तो मीटर इनवर्स को टिक लगाइएगा, अगर मीटर इनवर्स भी नहीं हो तो 1/m पे यहाँ पे आप लोग टिक लगाइएगा। ये होते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो इसे आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पे बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और नीला रंग का प्रकीर्णन इसमें सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है मैक्सवेल ने, बी ऑप्शन है फैराडे ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। यानी किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार हमेशा बराबर होगा। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, सी ऑप्शन है समतल दर्पण में, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल या उत्तल में। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का होता है, तो किस दर्पण में होता है, तो ये हमेशा समतल दर्पण में होता है। जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। यहाँ पे बताना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, बी ऑप्शन है 3.0 गुणे 10 के पावर 5 जूल, सी ऑप्शन है 3.6 जूल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3 जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 6 जूल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर यहाँ पे दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो सबसे पहले एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो ये प्रत्यावर्ती जो धारा आता है वो कितने पे आता है, तो 220 वोल्ट पर ये प्रत्यावर्ती धारा आता है हमारे घरों में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर हो चुका है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी जहां पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये रेटिना है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये क्या होगा, आगे ही बन जाएगा, आगे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी इसका क्या हो गया, कम हो गया। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना से आगे बन जाता है। तो ये कौन सा दृष्टि दोष है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा यहाँ पे लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो कौन सा यहाँ पे दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ए ऑप्शन है I²R, बी ऑप्शन है IR², बी ऑप्शन है यहाँ पे VI, डी ऑप्शन है यहाँ पे VA²/I। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो ये I/VA² ये निरूपित नहीं करता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला
अगला प्रश्न आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो एक साधारण प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये 5 सतहों से घिरा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है नाइक्रोम, डी ऑप्शन है यहाँ पे जस्ता। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो हमेशा नाइक्रोम का यहाँ पे तार का उपयोग होता है, यानी सॉरी यहाँ पे विद्युत बल्ब है। यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा टंगस्टन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और जो यहाँ पे विद्युत हीटर होता है या विद्युत इस्त्री होता है उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। ए ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा है, तो ऊर्जा स्रोत है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये नाभिकीय ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी क्या है, तो अनवीकरणीय है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। जो अधातु होता है उसमें चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद अधातु हैं जिनमें चमक पाया जाता है, तो उनका यहाँ पे नाम बताना है कि वो कौन है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो जो यहाँ पे आयोडीन है ये क्या है, अधातु है, लेकिन ये कैसा होता है, ये चमकीला होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन यानी O की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर कि एक पिकोमीटर, पीएम का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर होता है, तो एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ए ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, बी ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 11 मीटर, सी ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, डी ऑप्शन यहाँ पे 10 के पावर माइनस 13 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे बताना है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है, तो यहाँ पे नॉल आ रहा है, तो जहां पे भी यहाँ पे नॉल आता है तो वो एल्कोहल से होता है, यानी OH इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रियाशील मूलक हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकारक, बी ऑप्शन है अवकारण, सी ऑप्शन है यहाँ पे अभिकारक, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिफल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है NaOH, बी ऑप्शन है यहाँ पे NaCl, सी ऑप्शन है यहाँ पे CaCO3, डी ऑप्शन है यहाँ पे Na2CO3। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन बायोगैस है। ए ऑप्शन है H2, बी ऑप्शन है यहाँ पे CH4 यानी मीथेन, सी ऑप्शन है यहाँ पे C2H6,
डी ऑप्शन है यहाँ पे C4H10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का यहाँ पे मुख्य घटक कौन सा होता है, यानी निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो जो मीथेन होता है वो क्या होता है, बायोगैस का यहाँ पे मुख्य घटक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा CH4 यानी मीथेन है ये, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मीथेन होता है वो बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम जिसका संकेत क्या होता है के की परमाणु संख्या क्या है। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 23, डी ऑप्शन है यहाँ पे 35। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेशियम यानी के का यहाँ पे परमाणु संख्या क्या होगा। तो इसका परमाणु संख्या 19 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कमजोर अम्ल है। ए ऑप्शन है HCl, बी ऑप्शन है HNO3, सी ऑप्शन है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे NH3COOH। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, कौन कमजोर अम्ल है। तो यहाँ पे CH3COOH ये क्या है, यहाँ पे कमजोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर की कार्बन क्या है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु है, बी ऑप्शन है अधातु है, सी ऑप्शन है उपधातु है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बन है वो क्या है, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। और यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आता है कि कार्बन का अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन होता है, तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हीरा होता है वो संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे बताना है कि कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी अधातु होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे फास्फोरस। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का ये अपरूप है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 11। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो ऐसे लाइन होते हैं यानी जो ऊर्ध्वाधर लाइन होते हैं उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें एक ऐसे लाइन होते हैं क्षैतिज, तो क्षैतिज लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है या 7 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न की अभिक्रिया CuO+H2 यहाँ पे अभिक्रिया कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे CuH2O में किसका उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हटकर किसके साथ जुड़ रहा है। तो उपचयन किसे बोलते हैं, तो ऑक्सीजन के जुड़ना को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, उपचयन। तो यहाँ पे देखना है कि किसमें ये ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ये ऑक्सीजन किसमें जुटा है, यहाँ से हाइड्रोजन में जुटा है, यानी किसका उपचयन हुआ है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिसमें भी ऑक्सीजन जुटता है वह उपचयन की क्रिया कहलाता है। तो ये किसमें जुटा है, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ तो कॉपर में था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में आके जुट गया, तो यहाँ पे उपचयन किसका हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सोडियम की संयोजकता क्या है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है यहाँ पे 11। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको कहाँ डुबा के रखा जाता है, तो इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये इतना ना अभिक्रियाशील होता है कि ये वायु के संपर्क में आते ही लगता है जलने। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो शून्य वर्ग का तत्व है। ए ऑप्शन है Ca, बी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रोमीन यानी BrH, यहाँ पे सी ऑप्शन है He यानी हीलियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे Li यानी लिथियम। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कैल्शियम है कि ब्रोमीन है कि यहाँ पे हीलियम है कि यहाँ पे लिथियम है शून्य वर्ग का तत्व। तो शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है, हीलियम है। और जो शून्य वर्ग के तत्व होते हैं वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 23 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है उपभोक्ता, सी ऑप्शन है अपघटनकर्ता, डी ऑप्शन है यहाँ पे सूक्ष्मजीव। तो किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो कौन होते हैं, तो वो उत्पादक होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्पादक किसे बोलते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसे ही हम लोग उत्पादक बोलते हैं। और उत्पादक जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि एडोनिस ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडोनिस ट्राइफॉस्फेट, ये भी पूछता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊर्जा का वाहक, बी ऑप्शन है ऊर्जा का संग्राहक, सी ऑप्शन है यहाँ पे ऊर्जा का सिक्का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए एटीपी क्या है, तो एटीपी इनमें से सभी है। ये ऊर्जा का वाहक भी है, संग्राहक भी है और यहाँ पे सिक्का भी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 37 नंबर प्रश्न की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है, आवश्यक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो किसकी प्राप्ति होती है। ए ऑप्शन है वसा की, बी ऑप्शन है प्रोटीन की, सी ऑप्शन है ग्लूकोज की, डी ऑप्शन है प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो हमेशा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अधिवृषण में, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, डी ऑप्शन है वृषण में, डी ऑप्शन है यहाँ पे शुक्राणु में, शुक्राशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, तो ये वृषण में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन परत यहाँ पे वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत किस हानिकारक किरण से बचाता है हम लोगों को, तो पाराबैंगनी किरण से ये बचाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न की अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। यहाँ पे बताने की अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन होता है। ए ऑप्शन है डीएनए अणुओं में, सी यहाँ पे बी ऑप्शन है जीव द्रव्य में, सी ऑप्शन है तंत्रिका में, डी ऑप्शन है मस्तिष्क में। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो किसमें होता है, तो डीएनए और अणुओं में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए एक नर हार्मोन है। यहाँ पे एक बताना है कि कौन एक नर हार्मोन है। ए ऑप्शन है एड्रेनल, बी ऑप्शन है यहाँ पे थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक नर हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नर हार्मोन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वृषण में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है अंडाशय में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये वृषण में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, यानी एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है परासरण के द्वारा, बी ऑप्शन है चलनी नलिकाओं के द्वारा, सी ऑप्शन है विसरण के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये विसरण के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है केवल 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मछलियां होती हैं वो किसके द्वारा श्वसन करती हैं, तो गलफड़े के द्वारा ये श्वसन करती हैं, जिसे हम लोग गिल्स भी बोलते हैं। तो आप लोग को ये भी आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है NH3, डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो CO भी बनता है और HNO3 भी बनता है, यानी यहाँ पे बी और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ए ऑप्शन है पुरुष में, बी ऑप्शन है स्त्री में, सी ऑप्शन है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा यहाँ पे XY होता है, तो ये किस में पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये भी यहाँ पे अगर पूछ दे कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX और पुरुषों में तो XY। लेकिन जो ये XY होता है ये पूर्ण यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण जोड़ा होता है, इसमें XY दोनों होते हैं, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनमें XX होता है केवल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। 48 आपने प्रश्न देखे हैं। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को शुरू करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो 48 प्रश्न है वो काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से अगर आपको 2, 4 या 5 प्रश्न या जितना भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे आप लोग जरूर लिख के याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। लोहे की परमाणु संख्या है, इसमें से आपको बताना है कि लोहे का परमाणु संख्या कौन होता है, हमें कमेंट करके आप बता दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते यहाँ पे देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास अपने स्टडी ग्रुप में, जो स्टडी ग्रुप होता है कोचिंग का, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप क्लास को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में 8 बजे वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।